Hello friends, so in this video we will be discussing the topic thesis and article writing, formats and styles of referencing। इसमें ये referencing styles and format is very much important। तो ये टॉपिक आपका यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपका पेपर 1 है, नेट एग्जाम में पेपर 1 में यूनिट 2 में एक टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 2 इज अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें ये एक टॉपिक है। सो ये जो टॉपिक है आपका नेट एग्जाम में पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 का जो यूनिट 2 है दैट इज अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 1 already we have finished, that was about teaching aptitude। research aptitude में भी we have studied meaning of research, types of research, features of research, positivist approach, post positivist approach, steps in research, and also we have done the research methods। अब ये एक टॉपिक है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग, कौन कौन से आप रिफरेंसिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने जब रिसर्च का मीनिंग व्हेन वी वर स्टडिंग, वी स्टडीड दैट रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी। रिसर्च क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज और टू ऑब्टेन न्यू एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सिस्टमेटिक इंक्वायरी। तो रिसर्च, हर वर्क को आप रिसर्च वर्क नहीं बोलेंगे। अगर वो सिस्टमेटिक है, एक लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा गया है, देन ओनली यू विल कॉल इट अ रिसर्च वर्क। ठीक है, या थीसिस। ठीक है, तो थीसिस राइटिंग है, जो भी आपका रिसर्च, जो भी आप उसको एंड में लिखते हो थीसिस या डिसर्टेशन में, उसको आपको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो उसमें सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए बहुत फॉर्मेट दिया हुआ है और बहुत से रिफरेंसिंग स्टाइल्स भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपने अपने रिसर्च वर्क में किसी और का वर्क को साइट किया है या किसी और के वर्क को लिखा है, तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस भी वर्क को आपने इस्तेमाल किया है। भाई, हमने जब स्टेप्स, व्हेन वी स्टडीड स्टेप्स इन रिसर्च, तो रिसर्च प्रॉब्लम के बाद जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन हो जाती थी, उसके बाद वी यूज्ड टू डू द लिटरेचर रिव्यू। तो उस सिमिलर टॉपिक में और कौन से एग्जिस्टिंग वर्क हो चुके हैं उसे हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर उनमें से कोई वर्क को इफ वी आर साइटिंग, तो हमें उस वर्क का नाम देना पड़ेगा। तो वो नाम देने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि इन विच स्टाइल वी हैव टू राइट इट। तो देखिए, अभी स्टार्टिंग में तो ये जो आप व्हाट वी आर स्टडीइंग इज थीसिस। तो थीसिस क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जो कि आपको अपनी कोई पीएचडी डिग्री या कोई एडवांस डिग्री, इफ यू आर डूइंग पोस्ट डॉक या कुछ इस टाइप का, और आपका जो रिसर्च वर्क है या जो भी स्कॉलरली डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना है, देन इट विल कॉल्ड एज थीसिस। कोई भी आपका एकेडमिक वर्क, ऑलराइट, जो कि एक सिस्टमेटिक लॉजिकल वे में फॉर्मेट में दिया हुआ है टू अर्न योर डिग्री, जैसे पीएचडी हो गए या उससे भी कोई एडवांस डिग्री अगर हो गई। एक बेसिक सा फर्क है थीसिस और डिसर्टेशन में। क्या फर्क होता है थीसिस एंड डिसर्टेशन में? क्या बेसिक सा फर्क है? तो देखिए, इसमें थीसिस जो होता है दैट इज मेड फॉर अर्निंग एटलीस्ट पीएचडी डिग्री या उसके भी कोई ऊपर की डिग्री हो, एंड डिसर्टेशन इज जनरली फॉर मास्टर्स डिग्री। तो ये आपका पीएचडी लेवल के लिए है, ये आपका मास्टर्स लेवल के लिए है। ठीक है, और सेकंड डिफरेंस ये है कि थीसिस इज मच मोर लॉन्गर, ज्यादा इन डेप्थ होता है, एंड थीसिस इज अ बिट शॉर्टर। ठीक है, बट ये दोनों ही आप डिग्री अर्न करने के लिए यू राइट सच एकेडमिक राइटिंग्स, ऑलराइट। तो अब थीसिस इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल में आप अपना ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट, उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट वैसा नहीं है, बट थीसिस के लिए एक सिस्टमेटिक वे है। आपका रिसर्च स्टेटमेंट होना चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, जितने भी लोगों का आपने वर्क्स रिफर किया है उसको आपको साइट भी करना है। तो एक सिस्टमेटिक वे में व्हेन यू राइट, देन इट इज कॉल्ड थीसिस राइटिंग और डिसर्टेशन राइटिंग। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल राइटिंग से फर्क है। बट अभी वी विल बी स्टार्टिंग विथ स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग। तो इसमें आप देखिए, तो ये अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी और का वर्क अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू हैव टू गिव दैट पर्सन दी क्रेडिट। अगर आप उसका वर्क ऐसे ही बिना उसको क्रेडिट दिए इस्तेमाल करें, देन इट विल बी अंडर
प्लेजरिज्म। इसीलिए तो प्लेजरिज्म आपका वर्क नहीं होना चाहिए, आपका खुद का वर्क होना चाहिए। बट इफ यू आर यूजिंग सम अदर्स वर्क, देन यू हैव टू गिव दैट पर्सन अ क्रेडिट कि हमने ये सोर्स से लिया है, ये जो भी हमने लाइन ली है इस पर्टिकुलर सोर्स से लिया है, ये उसका ऑथर है, ये जर्नल है या ये बुक है और इस पेज नंबर से लिया है। ठीक है, सो ऑल हैज टू बी देयर। तो उसका एक स्टाइल है आपका रिफरेंसिंग का, एपीए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है। वैसे स्टाइल तो और भी बहुत ज्यादा है, 21 स्टाइल से भी ज्यादा होंगे, लेकिन ये 3 आपके नेट एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ बेसिक सा समझ लेते हैं कि रिफरेंस और साइटेशन में क्या फर्क है। एंड साइटेशन, तो देखिए जो साइटेशन होता है वो जनरली इन टेक्स्ट होता है। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा, तो आप ब्रैकेट में ही, अगर वो लाइन कहीं और से बोरोड है तो आप ब्रैकेट में ही ऑथर का लास्ट नेम कॉमा वो जो ईयर है या पेज नंबर है, डिपेंडिंग ऑन दी स्टाइल, एक शॉर्ट में आप ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। बट उसका जो एब्सोल्यूट डिटेल है वो आपको रिफरेंस में मिलेगा, विच विल बी एट दी एंड। ठीक है, ये एंड नोट्स में होंगे रिफरेंसेस। तो एंड नोट में अल्फाबेटिकल वाइज में सारे के सारे रिफरेंसेस विल बी देयर कि कहां कहां से वर्क लिया गया। बट इन टेक्स्ट जब आप किसी को क्रेडिट देते हैं, देन यू यूज साइटेशन। आपने जैसे ही वो लाइन, अगर मान लीजिए किसी और की फाइंडिंग, आपने वो लाइन यूज करी, आपने उसी के बगल में ब्रैकेट में उसका साइटेशन दे दिया कि हमने इस जगह से की है। उसका इन डेप्थ वो किस टाइटल, किस पेज नंबर या किस वॉल्यूम से है, किस जर्नल से है, किस ऑथर का फुल नेम क्या है, वो सब आपको पता चलेगा रेफरेंस में, जो कि एंड में रहता है आपके थीसिस में। ऑलराइट, सो ये एक बेसिक सा फर्क है रेफरेंस और साइटेशन में। नाउ वी आर डूइंग द रेफरेंसिंग स्टाइल्स। एपीए है, एमएलए है, शिकागो है। तो देखिए इसमें लिखने के ढंग पे है ये सारा कि कैसे आप जो साइट कर रहे हैं किसी और का वर्क को कैसे लिखेंगे, उस वो वही थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंसेस है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखो एपीए स्टाइल। ठीक है, एपीए स्टाइल क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये स्टाइल बनाया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। ऑलराइट, दिस स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और ये मोस्टली आपका साइकोलॉजी, एजुकेशन और साइंसेस में यूज होता है। ठीक है, ये कहां मैक्सिमम यूज हो रहा है? साइकोलॉजी का जो वर्क है, ठीक है, साइकोलॉजी का जितना भी वर्क होते हैं उसमें यूज होता है, एजुकेशन के वर्क में यूज होता है, और ये आपका साइंसेस के भी वर्क में यूज होता है। ठीक है, जितना इन जनरल, ऐसा नहीं है, बट इन जनरल ये इन सारे वर्क्स में एपीए स्टाइल को ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्टाइल का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपका ऑथर का लास्ट नेम यूज होता है, लास्ट नेम। ठीक है, जो भी उसका सरनेम है, फिर आप कॉमा देते हो और ऑथर का फर्स्ट नेम का इनिशियल यूज करते हो। फर्स्ट नेम इनिशियल आप यूज करते हो। ठीक है, तो पहले ऑथर का लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम का इनिशियल, फिर आप डॉट देते हो। ठीक है, फिर आप पब्लिकेशन ईयर, किस साल ये पब्लिश्ड हुआ है, ये देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एपीए में, क्योंकि देखिए साइंसेस में या साइकोलॉजी में वो वर्क कितना रीसेंट है वो बहुत मैटर करता है, इसीलिए हम पब्लिकेशन को पहले रखें ऑथर के नेम के जस्ट बाद। ठीक है, फिर आप डॉट देते हो, ये ब्रैकेट्स में होता है, फिर आप डॉट देते हो, फिर आप लिखते हो टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद फिर आप डॉट दोगे, टाइटल के बाद आप डॉट दोगे, और यहां लिखोगे आप जर्नल नेम, जर्नल नेम, फिर आप डॉट दोगे, जर्नल नेम के बाद आएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है, पेज नंबर, ये सब आएगा, और एंड में आएगा आपका डीओ, सॉरी, वॉल्यूम पेज नंबर के बाद आएगा आपका पब्लिशर का नाम, किस पब्लिशर ने इसे प्रिंट किया है, पब्लिशर नेम, और उसके बाद आपका आएगा डीओआई। ये एक डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है, एक यूनिक लिंक होती है जो कि आपके वर्क में डायरेक्टली आपको ले जाएगी, और ये डीओआई आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है कि ये वर्क आपका ही है, कि कोई और आपका वर्क कॉपी ना कर पाए। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिंटेक्स होता है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, मैं एक बार फिर से भी लिख दूंगा इसको। अगर मान लीजिए ये एक वर्क है, इसमें सबसे पहला कोठारी आया। ठीक है, तो कोठारी इनका
टाइटल है, फिर कॉमा देके इनका फर्स्ट नेम का इनिशियल, अगर इनका फर्स्ट नेम है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, तो कॉमा देके C.R, ठीक है। तो ये पहले ऑथर का नेम हो गया। ऑथर का नेम कैसे लिखेंगे? पहले आप टाइटल लिखेंगे, फिर कॉमा देके फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखेंगे। देन यू विल राइट पब्लिकेशन ईयर, देन यू विल, ये पब्लिकेशन ईयर ब्रैकेट्स में होगा, फिर आप डॉट देंगे। इन डॉट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीरियड, मतलब ये चीज खत्म हुई। जब आपने कोठा ऑथर का नेम लिखा तो एक डॉट दिया, फिर आपने पब्लिकेशन ईयर दिया तो आपने एक डॉट दिया, फिर आपने यहाँ पे ये बुक का है इसीलिए बुक का पूरा नाम दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपने डॉट दिया और फिर आपने पब्लिशर का नेम दिया। अगर यही ये एक रिसर्च पेपर होता तो इसका सिंटेक्स कैसे होता? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपका ऑथर का नेम होता, ऑथर नेम। ऑथर नेम हाउ यू विल राइट, पहले आप सरनेम लिखेंगे, फिर कॉमा देके आप फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखेंगे, देन यू विल डू अ डॉट, ठीक है। डॉट से मतलब ऑथर नेम खत्म, इसको कहते हैं पीरियड, ठीक है। देन यू विल गिव अ पीरियड, फिर आप लिखेंगे क्या? पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन ईयर, ये आपका रहेगा ब्रैकेट्स में। देन यू विल गिव डॉट अगेन, फिर आप लिखेंगे टाइटल ऑफ योर वर्क, टाइटल ऑफ द पेपर, ठीक है। देन यू विल राइट डॉट, फिर आप लिखेंगे क्या? अब आपका जर्नल, अब आप लिखेंगे जर्नल का नेम, जिस भी जर्नल से लिया गया है, जर्नल नेम। देन यू विल राइट डॉट, फिर आप लिखेंगे उसका वॉल्यूम, उसका पेज नंबर, वॉल्यूम, एडिशन, जो कुछ भी है वो सब आप लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम, एडिशन, किस एडिशन का है, फिर आप देंगे डॉट, फिर आप लिखेंगे पब्लिकेशन नेम, पब्लिशर नेम, और उसके बाद आप डॉट देके पेज नंबर लिख सकते हो। पेज नंबर लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट आप चाहो तो लिख सकते हो। तो पब्लिशर का नेम इसमें एंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स हो गया एपीए रूल का, ठीक है। यहां भी देख लीजिए, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये ऑथर का नेम स्मिथ और जे। देखिए इसमें भी एक वो है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हम सर नेम पहले लिखते हैं और फर्स्ट नेम का बस फर्स्ट नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा, फर्स्ट नेम का बस इनिशियल लिख रहे हैं। देखिए इसमें ये होता है ना कि अगर सबसे पहली बात, इसके बहुत से रीजनिंग दिए हुआ है। सबसे पहली बात ये है कि ब्रिटिशर्स, मतलब ये सब जो अमेरिकन स्टाइल में ना, लोगों का सर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो फर्स्ट नेम होता है बड़े कॉमन होते हैं, जैसे जॉन हो गया, बहुत से लोगों का नाम जॉन होगा, ठीक है। बट ये जो उनका सर नेम होता है ये थोड़ा यूनिक होता है, स्मिथ हो गया या कैनेडी हो गया, ठीक है। तो वहां पर सर नेम से आप तेजी से कर पाते हो रिकॉग्नाइज, ठीक है। एक रीजनिंग ये हो गई। अब हम इंडिया में तो ऐसा है नहीं, इंडिया में तो सबका नेम भी बहुत अलग है, बट हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो एक ढंग से ये आ गया। सेकंड रीजनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं पहले के टाइम पे विमेन के वर्क को उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा था। ये सब देखिए बहुत पुराने स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये बहुत ही ज्यादा था। जैसे ये आपका 1929 का है, ये आपका 1951 का है, ठीक है। तो वो विमेन का नाम ज्यादा, कि पता ना चल पाए ये पेपर मेल ने लिखा है कि फीमेल ने लिखा है। तो अगर आप सरनेम लिखोगे तो जे से कुछ भी हो सकता है, जॉन का भी हो सकता है या जेनिनी का भी नाम हो सकता है, ठीक है, जेनी। तो अब इससे पता नहीं चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अगर आप लेट से आपका नाम है आदित्य गोयल और आपका टाइटल में कैसे लिखा रहेगा? गोयल डॉट, सॉरी, कॉमा ए, तो ए से आदित्य भी हो सकता है, ए से अदिति भी हो सकता है, ऑलराइट। सो इसलिए कहीं ना कहीं फीमेल का नाम ना पता चले, ये भी एक रीजनिंग हो सकती है। या उसको आपको अगर बेटर वे से देखना है कि जो बंदा पढ़ रहा है वो बायस ना कर पाए कि ये मेल का है कि फीमेल का है ना। तो ये भी एक रीजनिंग हो सकती है, वो बस नेचर ऑफ वर्क को एडमायर करे, ऑथर के जेंडर का उसका कोई फर्क ना पड़े। तो वेरियस रीजनिंग है इसकी कि क्यों ये नाम ऐसे दिए हुए, सर नेम को पहले दिया हुआ है और इनिशियल दिया हुआ है नेम का, ठीक है, ऑलराइट।
तो ये आपका हो गया एपीए स्टाइल। आपको यही याद रखना है, एपीए स्टाइल जो है इट इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन समवॉट इन 1929। ये काफी ओल्ड, काफी पहले का है, और ये यूज जनरली होता है साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के वर्क में, एजुकेशन के वर्क में, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइंसेस के भी वर्क में। ठीक है, इसका लिखने का ढंग क्या है, ऑथर का नेम पहले रहेगा, सरनेम सॉरी, कॉमा देके फर्स्ट नेम का इनिशियल, और पब्लिशिंग ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एपीए में और एमएलए में। एमएलए में पब्लिशिंग ईयर एंड में होता है, बट एपीए में पब्लिशिंग ईयर ऑथर के नेम के जस्ट बाद होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। साइंसेस में ये वर्क कितना रेलेवेंट है, कितना न्यू है, कितना लेटेस्ट है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो फिर आपने टाइटल लिख दिया, फिर आपने डॉट देके पब्लिशर का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो पेज नंबर भी लिख सकते हो। तो इसमें ईयर जो है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, पब्लिशर का जो ईयर है, पब्लिकेशन ईयर, दैट इज गिवन जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर। ये चीज आपका एमएलए में नहीं है। सो नाउ वी कैन स्टडी द एमएलए। ऑलराइट, अब देखिए एमएलए क्या है। एमएलए का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये आपका ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के जो वर्क होते हैं ना, उसमें जनरली ये यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो सिंटैक्स होगा, इसमें आप जो ऑथर का लास्ट नेम पहले लिखते हो, और फर्स्ट नेम का इनिशियल नहीं लिखना, फर्स्ट नेम पूरा पूरा लिखना होता है। ठीक है, फिर आप पीरियड दोगे, टाइटल का नाम लिखोगे, फिर आप पीरियड दोगे, पब्लिशर का नाम दोगे, और पब्लिकेशन ईयर इसमें एंड में होता है। पब्लिकेशन ईयर विल बी एट द एंड। वही एपीए में पब्लिकेशन ईयर इज जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या हो गया, लास्ट नेम पहले रहेगा, कॉमा, फर्स्ट नेम रहेगा, फिर आपका रहेगा डॉट, फिर आपका रहेगा जर्नल टाइटल, सॉरी आपका आर्टिकल का जो टाइटल है वो रहेगा टाइटल, फिर रहेगा डॉट, जर्नल नेम, फिर आपका रहेगा डॉट। ठीक है, आप इसमें डाल सकते हो वॉल्यूम, एडिशन, जो भी है, फिर आपका रहेगा डॉट, एंड देन यू विल गिव पब्लिशर नेम, पब्लिशर नेम, फिर रहेगा डॉट, देन यू विल गिव पब्लिशिंग पब्लिकेशन ईयर, जो कि आपका एकदम लास्ट में है। ठीक है, उसके बाद आप डॉट देके पेज नंबर अगर देना हो, यू कैन गिव द पेज नंबर। ऑल राइट, तो ये आपका हो गया एमएलए स्टाइल। ये सिंटैक्स आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये आपका जनरली ह्यूमैनिटीज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका बुक्स का है, इसीलिए यहां पे इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। बट अगर आप इसको जर्नल का साइटेशन दे रहे हो, लेट से अगर ये जर्नल होता, तो आप, अगर हम ये एग्जांपल ले लें, अगर ये जर्नल है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑथर का लास्ट नेम पूरा रहेगा, फिर ऑथर का फर्स्ट नेम पूरा रहेगा। अगर ये जर्नल है, उसके बाद डॉट देके टाइटल लिखना होता है, वो टाइटल आपको जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ठीक है, वो टाइटल आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। फिर डॉट देके आपको, अगर कोई इसका वॉल्यूम है, वो लिखना है। ठीक है, फिर आपको डॉट देके पब्लिशर का ईयर लिखना है, सॉरी पब्लिशर का नेम लिखना है। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री पब्लिशिंग। फिर आप यहां पे डॉट होना चाहिए, डॉट देके आप लिख सकते हो पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, ये एंड में होगा क्योंकि ये एमएलए स्टाइल में है। फिर उसके बाद आप पेज नंबर भी यहां पे चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको, अगर ये आप जर्नल का रिफरेंसिंग दे रहे हो, किसी आपका वर्क किसी जर्नल में छपा है, तब ये चीज आपका इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए, पैरेंथेसिस में होना चाहिए। देखिए एमएलए स्टाइल हो, उसका जर्नल का लिखने का ढंग अलग होगा,
बुक्स का अगर आप दे रहे हो रेफरेंसेस अलग होगा, आर्टिकल का रेफरेंसेस दे रहे हो तो अलग होगा। सेम गोज विद एपीए, बट आप बेसिकली जर्नल का ही पढ़ लो, वही मोर और लेस है। बुक्स में बस यही है कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं रहता, ठीक है, इतना ही फर्क है बस, ठीक है। क्योंकि जब आप रेफरेंस दे रहे हो, आप रेफरेंस किसी और के रिसर्च वर्क का दे सकते हो, तो रिसर्च वर्क दे रहे हो तो वो जर्नल में छपा होगा, तब आपको यहाँ पे कॉमा लगाना, सॉरी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में टाइटल लिखना जरूरी है। बट अगर ये बुक का नाम है तब आपको ये इन्वर्टेड कॉमर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन वी हैव शिकागो स्टाइल। तो देखिए एक चीज और है एमएलए स्टाइल में, देखिए एपीए स्टाइल जो था वो आपका अधिकतर रिफरेंसिंग के लिए यूज होता है। चीज एक ही है, मैं बताता हूं। एमएलए स्टाइल को आप रिफरेंसिंग ही होता है, बट उसको रिफरेंसिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वर्क साइटेड। तो आप एंड में लिखते हो वर्क साइटेड और उसके बाद आप एक लिस्ट बनाते हो कि कहां कहां से आपने लिया है। तो एमएलए वे में रिफरेंस ना बोल के उसको हम वर्क साइटेड बोलते हैं। अगर आपको उसको याद रखना है तो आप ऐसे याद करो कि एपीए तो रिफरेंसिंग के लिए है, बट एमएलए में अगर आप एमएलए है तो एम को अगर उल्टा कर लो तो बन जाएगा डब्ल्यू, तो ये हो गया वर्क साइटेड। तो मतलब वर्क साइटेड आपका एमएलए में लिखना है, ठीक है। एम को अगर आप उल्टा करते हो तो वो डब्ल्यू बन जाता है। तो यहां पे रेफरेंस ना लिख के व्हाट वी राइट वर साइटेड, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ शिकागो स्टाइल। तो देखो शिकागो स्टाइल आपका एमएलए स्टाइल जैसा ही है, ठीक है। शिकागो स्टाइल आपका एमएलए स्टाइल जैसा ही है, बट ये आपका यूज होता है जनरली, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने बनाया है। ये आपका यूज होता है तीन चीजों में, बिजनेस, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स। इन तीन वर्ड्स में जनरली दे यूज शिकागो स्टाइल, ठीक है। बिजनेस, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स, ऑलराइट। अब इसमें क्या है, शिकागो क्यों अलग है थोड़ा, इसमें देखिए, इसमें आप जनरली शिकागो में जैसे मैंने बताया एपीए में आप रिफरेंसेस यूज करते, एमएलए में आप क्या यूज करते हो, वर्क साइटेड। शिकागो में आप जो है यूज करते हैं बिब्लियोग्राफी, एंड में आप लिखते हो बिब्लियोग्राफी, और उसमें जो जो वर्क आपने कंसल्ट किया है वो लिखते हैं। बस इसमें रेफरेंस वर्ड नहीं लिखते, वर्ड लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। कैसे याद रहेगा भाई, शिकागो है तो सी है, सी से पहले आता है बी, ए बी सी में बी आता है, तो सी से पहले जो, क्योंकि बी आता है तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी एंड में आप लिखते हो, रेफरेंस नहीं लिखते, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये शिकागो स्टाइल हो गया। इसका और फर्क क्या है, ये इसको लिखा एकदम एमएलए स्टाइल जैसे ही जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि इसमें जो होता है आप फुटनोट्स देते हो, ये बिब्लियोग्राफी में तो लिखा ही हुआ है। जहां पर भी आपने वर्क साइट किया, आप यहाँ साइटेशन जो है, जैसे पहले एपीए में आप ब्रैकेट में ही लिख देते थे ना, लास्ट नेम और ईयर। अगर एमएलए है तो आप लास्ट नेम और पेज नंबर लिख देते हो। अगर आपने कोई सा भी इन टेक्स्ट, साइटेशन क्या होता है, इन टेक्स्ट होता है, इन बॉडी होता है। अगर आप कोई भी वर्क लिख रहे हो, आपने कहीं से कोई फाइंडिंग लिखी अपने वर्क में, आपने ब्रैकेट में अगर लास्ट नेम कॉमा ईयर लिख दिया तो वो क्या हो गया, एपीए का साइटेशन हो गया। अगर आपने ब्रैकेट में लिखा लास्ट नेम और कॉमा के बाद पेज नंबर, तो ये क्या हो गया, एमएलए का साइटेशन हो गया। साइटेशन आपका इंटेक्स्ट होता है, उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको रेफरेंसेस में मिल जाएगा अगर एपीए है, या वर्क साइटेड में मिल जाएगा अगर एमएलए है, ठीक है। इसमें क्या है, आप अगर कोई वर्क लिखे, आप उसमें लिखोगे नंबर 1, ठीक है, 1 उसको दे दोगे, और वो 1 नीचे फुटनोट्स में दिया रहेगा, और फुटनोट्स में लिखा रहेगा जो भी स्टाइल है शिकागो का। तो ये जनरली फुटनोट्स को, फुटनोट्स के बेसिस पे लिखा जाता है शिकागो स्टाइल, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, सेम, आपका पहले पूरा नाम आएगा, ठीक है, एमएलए जैसा ही होता है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम फुल लिखना है, फिर पीरियड दे के आपको क्या नाम है, जर्नल का नाम लिखना है, अगर जर्नल का नाम, सॉरी टाइटल है, सॉरी टाइटल लिखना है आपको। टाइटल आपका जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में ही होगा, ठीक है। फिर आपको पीरियड देके जर्नल का अगर नाम लिखना है, नाम लिख लिया। अगर ये बुक है तो बुक में तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जरूरत नहीं है,
फिर आपको अगर ये जर्नल है तो आपको जर्नल का नाम, वॉल्यूम और फिर डॉट देके पब्लिशर का नेम और एंड में आपको लिखना है पब्लिशर ईयर। तो एमएलए जैसे ही है, बट इसमें फर्क यही है कि एमएलए में वर्क साइटेड लिखते हैं, इसमें हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, और इसमें हम इन टेक्स्ट साइटेशन फुट नोट्स के बेसिस पे देते हैं, शिकागो स्टाइल। ऑल राइट, तो ये एक बेसिक सा फर्क है तीनों में। ऑल राइट, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, शिकागो, एमएलए एंड एपीए। ठीक है, आप देखो एपीए आपका, जैसे मैंने बताया, ज्यादातर यूज होता है एपीए आपका साइंसेस में, एपीए साइंसेस में, एजुकेशन में और साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में एमएलए स्टाइल आपका यूज होता है ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स में ज्यादा, और शिकागो स्टाइल आपका यूज होता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हिस्ट्री में, फाइन आर्ट्स में और बिजनेस में। बिजनेस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उन सब में शिकागो स्टाइल का ज्यादा रेफरेंसेस दिया जाता है। ऑल राइट, अब आप देखो थीसिस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, थीसिस इज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट रिटन एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग अ पीएचडी और अदर एडवांस डिग्री। ठीक है, तो थीसिस एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है विच इज रिटन टू अर्न पीएचडी और अदर एडवांस डिग्री। इट प्रेजेंट्स द ऑथर्स ओरिजिनल रिसर्च एंड फाइंडिंग। ठीक है, अ थीसिस इज इन डेप्थ एंड कवर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो थीसिस ज्यादा डेप्थ में होती है। थीसिस और डिसर्टेशन में क्या फर्क है? थीसिस इज फॉर पीएचडी और उससे भी कोई एडवांस डिग्री, और डिसर्टेशन इज फॉर मास्टर्स डिग्री। थीसिस ज्यादा डेप्थ में होगा, डिसर्टेशन उतने डेप्थ में नहीं होगा। ठीक है, अब आर्टिकल देखो। आर्टिकल राइटिंग आपका सिंपल होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स के लिए लिखा रहता है, वो सिंपलर होता है, शॉर्टर होता है थीसिस राइटिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, वो किसी का बेसिक ओपिनियन, कैसे इफेक्ट हो रहा है सोशल मीडिया, लेट्स से मेंटल हेल्थ में, ठीक है, या फिर वॉर का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में, इस इन सब टाइप पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल उतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन थीसिस इज वेरी मच इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो देखिए थीसिस का फॉर्मेट, देन वी कैन स्टडी व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर थीसिस राइटिंग। इस पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना है थीसिस का फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग तो हमने पढ़ लिया, एपीए, एमएलए एंड शिकागो। अब हम थीसिस का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देयर विल बी अ टाइटल पेज, उसमें आपका थीसिस का टाइटल रहेगा, जो कि एकदम सेंटर पे बोल्ड वर्ड में लिखा रहेगा, टाइटल का नाम पूरा। ऑथर का नेम रहेगा, फुल नेम, इंस्टीट्यूशन का नेम रहेगा, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, डिग्री कौन सी है, मास्टर्स की डिग्री है कि पीएचडी की डिग्री है या पोस्ट डॉक की डिग्री है। ठीक है, सुपरवाइजर का नेम रहेगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबमिशन डेट रहेगा और यूनिवर्सिटी का आपका लोगो रहेगा, अगर आप चाहते हो तो लोगो रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर आपका टाइटल पेज तो ये हो गया। फिर आपका डिक्लेरेशन पेज होगा, जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी देते हो कि वर्क सिर्फ और सिर्फ आपका है, बिकॉज यू डोंट वांट कि प्लेजराइज्ड वर्क हमारा पीएचडी में आए। अगर प्लेजरिज्म का लिमिट ज्यादा, आपकी पीएचडी कैंसिल भी हो जाएगी, और आपको बाद में पीएचडी करने भी नहीं दिया जाएगा अगर बहुत ज्यादा है प्लेजरिज्म। ठीक है, देन यू हैव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आप अपने सुपरवाइजर को थैंक्स बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोल सकते हो, कलीग्स को, फैमिली को। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या, आपका थीसिस का समरी क्या है, क्या उसके पिन पॉइंट समरी क्या है, क्या बेसिक वर्क है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, क्या मेथोलॉजी आपने इस्तेमाल किया है, क्या रिजल्ट है और क्या कंक्लूजन। इसको आपको बहुत ब्रीफ में 200 से 500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। फिर आपका आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, इसी जिसमें आपके कितने चैप्टर्स है, पेज नंबर वाइज, उन चैप्टर्स के अंदर क्या सब हेडिंग है उसका, पेज नंबर वाइज, ये सब रहेगा। फिर आपकी ऑप्शनल लिस्ट होती है। अगर आपके रिसर्च वर्क में बहुत ज्यादा फिगर्स इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहाँ पे उस सारे फिगर्स का लिस्ट दे सकते हो, उसका मतलब क्या होता है वो बता सकते हो। लिस्ट ऑफ टेबल्स आप दे सकते हो, अगर बहुत टेबल्स दिए हुए हैं उसका पूरा टेबल का लिस्ट दे सकते हो। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन दे सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म्स आपने बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसका फुल मीनिंग बता सकते हो। फिर आपका आता है चैप्टर स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, जिसमें आप बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देते हो, रिसर्च प्रॉब्लम बताते हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी बताते हो और थीसिस स्ट्रक्चर बताते हो।
ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम लिया है, व्हाई यू आर स्टडिंग इट, व्हाई यू वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट बाय योर रिसर्च। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपका मेन रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और आप किस बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हो। देन यू हैव लिटरेचर रिव्यू, आपने कौन कौन से इसी टॉपिक पे क्या क्या वर्क है जो आपने गो थ्रू किया है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, कैसे आपने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया, जस्टिफिकेशन फॉर द स्टडी, ठीक है। देन यू हैव द मेथोडोलॉजी, अब आपने क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया है, क्वांटिटेटिव पढ़ा है, क्वालिटेटिव स्टडी करी है, क्वांटिटेटिव स्टडी किया है, मिक्स्ड किया है। क्वांटिटेटिव में ज्यादा एम्पिरिकल स्टडी होती है, नंबर बेस में आपने डेटा का एनालिसिस किया हो, है ना। क्वालिटेटिव में आपने इंटरव्यूज और लोगों का ओपिनियन, फोकस्ड स्टडी ग्रुप, इन सब से होता है। फिर डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या था, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या थी, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर क्या था, एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या आपने लिया। फिर आपका रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे फाइंडिंग विदाउट इंटरप्रिटेशन होता है, फिर उसका डिस्कशन होता है। देन यू इंटरप्रेट इट कि ये हमारा रिजल्ट आया, इसको हमने ऐसे ऐसे इंटरप्रेट किया। देन यू विल गिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एंड हाउ इट इज लिंकिंग टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड लिटरेचर। देन यू विल फाइंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडीज। तब आप फाइनली दोगे कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन कि आपकी समरी की, आपकी फाइंडिंग्स की समरी क्या है, आपने कैसे नॉलेज में कंट्रीब्यूट किया, आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या है, और फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा। उसके बाद आपका एंड में एकदम आएगा रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। तो इसमें आप साइटेशन स्टाइल जो भी रिक्वायर्ड हो, APA-MLS शिकागो, यू कैन यूज। फिर आपका अपेंडिक्स आता है जिसमें आपने, अगर आप जो जो सर्वे के क्वेश्चनेयर्स थे, कितने लोगों के क्वेश्चनेयर आपने लिए थे, रॉ डेटा क्या था, क्या कोड था, वो सब चाहो तो वो भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो साइटेशन और रेफरेंस का मैंने बेसिक मतलब बता ही दिया था आपको। तो ये आपका बेसिक है, ये आपका हो गया फॉर्मेट ऑफ योर थीसिस, और यहाँ पे आपका हो गया स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ठीक है। ये दो टॉपिक इसमें मेन इंपॉर्टेंट थे, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है। सो इस वीडियो में वी हैव फिनिश्ड ऑल दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड, अभी कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, देन द रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट विल गेट फिनिश्ड। ओके, सो थैंक यू ऑल, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।